Okay, hello everyone. I hope you can see the screen and you can hear me, right? So let us start. Good morning. Good morning. Okay, अभी जैसे एक चीज बताओ. Are you guys now comfortable in, let's say, calculation of n factor? चार्ज कितना निकल रहा है उसमें कंफर्टेबल हो गए? ओके. ठीक है. ओके, देयर वर सम स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि अभी भी हमेशा चार्ज डिस्प्लेस्ड में दिक्कत है. कितना हो रहा है? देयर वाज वन स्टूडेंट आई बिलीव. सोनाली, एसिड बेस वाली रिएक्शन में एक बार वापस बताओ. ओके. या सिद्धेश, दिस इज फर्स्ट स्लाइड. सोनाली, एसिड बेस रिएक्शन वाले एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है? देखो, एसिड बेस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, चार्ज कितना डिस्प्लेस हो रहा है. मतलब समझ में आ रही बात? चार्ज ये डिस्प्लेस कैसे निकलता है, लेट्स सी दिस. जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 है, उसका रिएक्शन तुमने कराया बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है? तो मिला BaSO4 प्लस 2H2O, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसके पास है SO4 2 माइनस और 2H प्लस. इसके पास क्या है? Ba2 प्लस और 2OH माइनस, ठीक है ना? तो अब देखो SO4 यहां से कन्वर्ट हो गया था इसमें, तो तुम्हें क्या लगता है 2H प्लस की जगह पे 2Ba प्लस आ जाता है, राइट? तो इसका एन फैक्टर अपन दो नहीं समझ पा रहे हैं. सलोनी, सृष्टि, आर यू क्लियर ऑन दिस? सलोनी, सृष्टि, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. तो चार्ज डिस्प्लेस का मतलब यही है, कितना यूनिट्स चार्ज, ये चार्ज बदल जाता है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही होगी शायद, कितने यूनिट चार्ज में बदलाव आ जाता है. ओके. ठीक है. Na2CO3 प्लस HCl, सपोज ये बनाता है NaHCO3. ये एग्जांपल शायद हमने किया था नेक्स्ट क्लास में. प्लस NaCl. तो अब इसमें जरा देखो क्या हो रहा है. अपने पास 2 यूनिट NaCl है, Na प्लस है सॉरी, और 1 यूनिट CO3 माइनस है. यहाँ पे Na प्लस है, H प्लस है और CO3 2 माइनस है. तो अपन ये बात समझ पा रहे हैं कि एक NO प्लस तो वैसे ही है और एक Na प्लस की जगह पे H प्लस आया, तो 1 यूनिट चार्ज डिस्प्लेस हुआ ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 1 यूनिट चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो इन फैक्टर यहाँ 1 होगा. सलोनी एंड सृष्टि, आर यू कंफर्टेबल नाउ? बेसिकली देखना आपको ये है कितना यूनिट चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है. अभी भी कोई डाउट है तो बताओ. या यू कैन अनम्यूट, बोलो. सर, हेलो. हाँ हाँ बोलो. सर, मुझे डाउट ये था कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड ही देखते हैं क्या? मतलब नेगेटिव भी देख पॉजिटिव सकते हो, चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ है? नेगेटिव भी देख सकते हो. ओके सर. ओके सर. ठीक है. ओके, आगे बढ़ सकते हैं ऑलरेडी.
फाइन। ओके, अब देखो हम निकालते हैं कैलकुलेट एन फैक्टर कैलकुलेशन, देखते हैं। लेट अस सी एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो एन फैक्टर कैलकुलेशन हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में निकालेंगे। ओके, लास्ट Siddesh written. Written Siddesh. ओके, श्रेयस तो मॉडल का इलस्ट्रेशन 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हम लोग निकालते हैं एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एवरीबॉडी जरा बताओ, व्हाट हैपेंस इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स, व्हाट हैपेंस इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो एक मेटल है, वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज होगा Mp पॉजिटिव में। मेटल नहीं, कोई एलिमेंट है, सपोज M इज एनी एलिमेंट, जरूरी नहीं है मेटल है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज हो रहा है प्लस P में, और रिड्यूस हो रहा है माइनस P, या माइनस Q कर लेते हैं, चलेगा एवरीबॉडी। इस तरह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, यहाँ पे P एंड Q दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो लेट अस राइट द ऑक्सीडेशन पार्ट फर्स्ट। ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन, और ये इस तरह से कन्वर्ट होगा रिडक्शन, ठीक है। ठीक है एवरीबॉडी, अब जरा देखो करना क्या है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको P से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए PQ, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए PQ। ये समझ में आ रहा है सबको, PQ कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, P प्लस QM, ठीक है, और ये PQ कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू QMP प्लस प्लस PMQ माइनस। ये सबको समझ में आया कैसे हमने बैलेंस किया। आई ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है, ये तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्लाइड। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि हमने ये बैलेंस कैसे करा है। ओके, तो ये लिख लो पहले, बिकॉज आई विल स्क्रॉल डाउन। PQ इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबॉडी PQ क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
डन एवरीवन, लिख लिया तुमने? ओके ओके Siddesh, write down then. आयुष ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते तुम, आयुष यू कैन राइट इट फ्रॉम द ये वीडियो लेक्चर, चलेगा ना? यहाँ से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा रिवीजन ही कर रहे थे इसके पहले, ठीक है? देखो ना, ये पुराना ही चल रहा है, वी वर रिवाइजिंग थिंग्स, दिस इज द न्यू पार्ट, जो आज नया लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पुराना वाले में किसी को कुछ बच्चों को डाउट था तो वही हम लोग देख रहे थे। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? आई होप यू हैव रिटन दिस। अब देखो समझने की कोशिश करो कि बेसिकली तुमने क्या देखा कि P plus Q moles, P plus Q moles of M are transferring how much electrons, बताओ? P plus Q electrons, is that clear? तो एक मोल क्या करेगा? 1 मोल ऑफ M कितना ट्रांसफर करेगा बताओ? आएगा PQ अपॉन P plus Q, is that clear? So n factor की बात करें, n factor for M, so that will become PQ अपॉन P plus Q। ये बात सबको समझ में आ रही है बात, या नहीं आ रही? Okay, so write it down then. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, n ox n red अपॉन n ox plus n red। n ox is number of electrons lost in oxidation, n red is number of electrons gained in reduction। वही p और q है ना? Everybody done? Everybody done or not? अब देखो, I'll give you certain methods, जैसे ये तो पहला मेथड था, इसको क्वेश्चंस में करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है Br2 gives Br minus plus BrO2 minus, ठीक है? ठीक है, ऊपर कर रहा हूं आयुष। डन आयुष? ओके देखो, Br2 gives Br minus and BrO2 minus। अब जरा देखो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? एवरीबॉडी, इज इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ओके, दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से इसको सॉल्व करके इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। मेथड 1 क्या है? वही जो हमने अभी किया, इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखो। तो रिडक्शन में एक Br2 का हमको रिडक्शन कराना है, दिस इज रिडक्शन राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। और ऑक्सीडेशन कराना है तो बताओ क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, ऑक्सीडेशन कराना हो तो क्या होगा? एवरीबॉडी, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6। इज दैट क्लियर?
तो Br2 का n फैक्टर क्या आएगा? n ऑक्स, देखो n ऑक्स है 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, राइट? तो ये क्या आ जाएगा एवरीबॉडी? 12/8, है ना, यानी कि 3/2। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमने यही सीखा है ना कि n फैक्टर हम निकालते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही मेथड है ना अपने पास? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे हम क्या करते थे? Br2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर Br2 को रिड्यूस करेंगे, राइट? तो देखो हमने क्या किया, Br2 को ऑक्सीडाइज किया और ये प्रोडक्ट है। तो जब हमने Br2 को ऑक्सीडाइज किया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए? एक के लिए 3, तो 2 के लिए कितना? 6। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम Br2 को रिड्यूस कर देते हैं, राइट? Br2 को रिड्यूस कर देते हैं, तो अब 0 से -1, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर काउंट कर रहे हो, कर पा रहे हो एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए 2 और कैसे आए 6, इतना ही करना है ना अपने को, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कितने लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये काउंट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ 2 कैसे आए, यहाँ 6 कैसे आए? हाउ मेनी ऑफ यू कैन नॉट डू दैट? आर यू फीलिंग प्रॉब्लम्स इन दिस? सिद्धेश, अभी तक तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में दिक्कत हो रही है यार। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे काउंट करते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो 3 - 0 हो गया, और एटम्स कितने हैं? 2, सो दैट बिकम 6। ये बहुत मुश्किल तो है नहीं ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो अब ऑक्सीडेशन वाले में 6 हुआ, रिडक्शन वाले में 2 हुआ, तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना हुआ? 6 × 2, यही फॉर्मूला है ना अपने पास? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ और नॉट? अच्छा, okay, so can I scroll down? ओके, अच्छा अब देखो दूसरा मेथड, मेथड 2। देखो यदि हम अपने पास रिएक्शन है Br2, क्या अभी तक लिखा नहीं था? फाइन, अपने पास ये है रिएक्शन Br2 0 से Br-, तुम्हें लगता है कोई और मेथड हो सकता है इसके लिए? Everybody, do you think there is any other method possible apart from the one we just saw? देखो पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, जैसे 1/2 Br2 प्लस 1/2 Br2, ठीक है? इट विल गिव यू Br- प्लस BrO3-, ठीक है ना? हाँ बैलेंस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब जरा देखो कि ऑक्सीडेशन में 3 है, ऑक्सीडेशन में 3 और रिडक्शन में 1, ठीक है? ऑक्सीडेशन में 3 और रिडक्शन में 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे?
ऑक्सीडेशन में 3 है और रिडक्शन में 1, तो 3/2 कर देंगे प्लस Br2, इट विल गिव अस 3Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ये समझ में आ रहा है सबको? Everybody, is that clear? So we can write 2Br2 gives 3Br minus plus BrO3 minus। यहां तक तो बैलेंसिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड 3 ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन्ड, क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया। इज दैट क्लियर? भावेश से जो O2 आएगा, कहां से O2 आएगा बताओ भावेश? From where do you think O2 is coming? अरे ये ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने, ये ऑक्सीडेशन है। अच्छा ये बोल रहे हो क्या, कोफिशिएंट बोल रहे हो? ठीक है, वो तो ठीक है, दैट विल बी BrO2 माइनस। हाँ, तो अब इसका एन फैक्टर क्या हुआ बताओ? अब इसका एन फैक्टर क्या हुआ? 3 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल Br2 ने ट्रांसफर किया है, तो 1 मोल के लिए क्या आएगा? 3/2। ये समझ में आया? ये ज्यादा इजी लग रहा है या पुराना वाला मेथड ज्यादा आसान लग रहा है? Everybody, which method do you think is easier, this one or the last one? तो ठीक है, whatever you think is easy, you can use that. यहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंस किया, और हम देख रहे हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल Br2 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 3/2 आया। एक, अरे 3 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और ये 3 मोल का जो ट्रांसफर है वो 2 मोल कर रहा है, तो 1 मोल के लिए 3/2 आया ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? आयुष, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? बेसिकली 2 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और 2 मोल Br2 ने ट्रांसफर किया है। अच्छा आयुष, तुम्हें ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि ओवरऑल रिएक्शन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये भी नहीं आ रही है? तो अभी तुम ये बात यदि समझ पा रहे हो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, समझा रहा हूँ सिद्धेश, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें दिक्कत होती है। तो अब ज्यादातर केसेस में 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये सब समझ पा रहे हैं। सिद्धेश, तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये बात सब समझ पा रहे हैं, तो 1 मोल के लिए निकालना है ना हमें। अरे 1 मोल के लिए निकालना है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल Br2 ट्रांसफर कर रहा है, आई होप यू कैन सी दिस। 2 मोल Br2 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल Br2 कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, वही एन फैक्टर होता है ना। तो अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल ट्रांसफर कर रहे हैं Br2, तो 1 मोल Br2 कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया बताओ एवरीबॉडी? 1 मोल Br2 कितना मोल ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन? अरे नहीं बता पाओगे? 3/2 ना, तो वो हो गया उसका एन फैक्टर। रजत इज सेइंग 3 कैसे आया? अरे यार 3 कैसे आया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ देखो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा रजत, तुम्हें बैलेंसिंग में अभी भी नहीं दिक्कत है क्या? बैलेंसिंग और रिडक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम है? तो फिर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? अरे हमने जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और रिडक्शन में 1, तो अब ये तो बैलेंसिंग है ना, तो बैलेंसिंग में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये तो तुम्हें बिल्कुल चमक जाना चाहिए। हमने बैलेंसिंग के कितने क्वेश्चंस किए थे? एवरीबॉडी रिटर्न?
ओके ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट का ही है। Br2 की, अरे वो Bro नहीं है यार, वो ब्रो नहीं है भाई, वो Br2 है। ये 2 मोल Br2 है, 2 मोल Br2 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल Br2 3/2 इलेक्ट्रॉन, तो यही हुआ ना इन फैक्टर। लॉस्ट और गेन्ड, अभी भी तुम लोग Bro2 माइनस है, ये Bro2 माइनस 1/2। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। सी आई थिंक सिद्धेश तुम्हें अभी भी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब बैलेंसिंग में भी तुम्हें दिक्कत है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +3 है। तो अब ये ऑक्सीडेशन हुआ, तुम ऑक्सीडेशन लिखो, तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखोगे? 1/2 Br2 gives Bro2 माइनस, वही समझा रहा हूँ तुम्हें, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया ना, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया तो वो बैलेंसिंग का ही पार्ट है ना। फिर रिडक्शन में 1/2 Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस, तो इधर 3 है, इधर 1 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने फिर ऐड कर दिया, तो हम क्या लिख रहे हैं? 1/2 Br2 प्लस 3/2 Br2 गिव्स Bro2 माइनस प्लस 3 Br माइनस, राइट? ठीक है एवरीबॉडी। तो अब तुम देख रहे हो कि 2 मोल Br2 जो है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना किया? एवरीबॉडी, 2 मोल Br2 ने ट्रांसफर कितना इलेक्ट्रॉन किया? 3 किया, राइट? अब समझ में आ रहा है सिद्धेश? बैलेंसिंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ। सिद्धेश इज दैट क्लियर? 2 मोल Br2 ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो 1 मोल ने कितना किया होगा? 3/2। इज दैट क्लियर? और किसी को डाउट है इसमें? एवरीबॉडी, और किसी को डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। कैन वी मूव अहेड? ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। Br2 gives Br माइनस एंड BrO3 माइनस, इसके लिए सॉल्व कीजिए। राइट डाउन पार्थ। ओके, प्रथमेश, आदित्य, योर आंसर इज फाइन, करेक्ट है। श्रेयस, रायु, आदित्य, राज, करेक्ट, ठीक है, सबका सही है। ठीक है श्रेयस, ठीक है, बताइए क्या है आंसर? 5/2, 5/2 आएगा आंसर? आंसर इज 5/3। कौन से भी मेथड से करो सेम ही आएगा। देख लो, यदि मेथड 1 यूज करते हो, जो फॉर्मूला हमने सीखा था, तो अब देखो 2 Br माइनस, ठीक है, तो इधर एक सेकंड ना, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 Br माइनस, तो ये n फैक्टर जो है रिडक्शन में जो आ रहा है वो आ रहा है 2, n फैक्टर जो है ऑक्सीडेशन में जो आ रहा है
वो आ रहा है 10। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। तो अभी 10 इंटू टू अपॉन 10 प्लस टू 12, यानी 20/12, 10/6, 5/3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये लिखना है क्या? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी डन? तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, ठीक है। अब हम मेथड 2 से देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, Br2, 1/2 Br2 plus 1/2 Br2, it gives Br minus plus BrO3 minus plus 5, 0 0। This is oxidation 5। तो इन दिस केस देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 5 और इधर पे रिडक्शन में 1। तो इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा क्या, 3Br2। देखो एक्चुअली पूछ रहे हो कि भावेश तुम खुद देखो कौन सा मेथड से तुम्हें कम समय लगता है। You'll be able to figure out. Bhavesh is asking which method is faster. What do you think is fast? Everybody, कौन सा मेथड हमसे जल्दी हुआ? तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना जल्दी कर पाते हो। ठीक है, देखो दूसरे वाले मेथड में 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 3 मोल Br2 से, तो इन फैक्टर 5/3 आएगा। इज दैट क्लियर? सिद्धेश, तुम यार उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो जिस वक्त लिखाना कराया जा रहा है? राइट डाउन। डन। ओके, ओके, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन। P4 कन्वर्ट हो रहा है PH3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, 0 से -3 और +1 में डिस्प्रोपोर्शनेशन है, n फैक्टर निकालिए। Good, Prathamesh, your answer is correct. Aditya, your answer is also correct. Nainesh, good. Sonali, very good. Aditya, सलोनी गलत है, सलोनी थिंक अगेन।
ठीक है, 3 है, गुड। आंसर कितने लोगों का, जिनका जिनका आंसर 3 है ना, देर करेक्ट। थ्री होगा आंसर। कितने लोग, 3 बहुत लोगों का आंसर आया भी है वैसे। एवरीबॉडी, शुड आई एक्सप्लेन टू यू? देखो मेथड 1 से करोगे तो P4 के जो है वो जाएगा 4pH3 में कन्वर्ट होकर के, और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा एवरीबॉडी? 12 लेगा ना। चेंज इन, एवरीबॉडी ये क्लियर है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है, तो तुम्हारा एन फैक्टर क्या आया? 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? मेथड 2 से मेरा 3/2 आया तो गलत आया ना वो तो। आंसर तो 3 है। Okay, how many of you have used balancing? Everybody, कितने लोगों ने बैलेंसिंग मेथड यूज किया है? सो बैलेंसिंग से सही आंसर आया है आप लोगों का? Have you got 3 through balancing? No. तुम्हें क्यों लगता है कि why couldn't you get 3? तुम्हें क्या लगता है, तुम जो बैलेंसिंग कर रहे हो तुम्हारा आंसर सही क्यों नहीं आया? Everybody, जो लोग बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हैं, what do you think, why couldn't you get your answer? आंसर आपका क्यों नहीं आया? कोई स्पेसिफिक रीजन? ओके, सी, P4 gives you pH3। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? इस बार 1/2 में स्प्लिट कर सकते हैं क्या इस बार? एवरीबॉडी, इस बार 1/2 में स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो क्या करें बताओ? 1/2 P4 1/4 कर दें। लेकिन 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तब तो 1/2 1/4 प्लस 1/4 क्या आएगा बताओ? तब तो 1/2 ही आया ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 1/2 ही आया। तो अब एक काम करते हैं, 1/2 P4 प्लस 1/2 P4 ऐसा कर दे तो चलेगा क्या? एवरीबॉडी, ये चलेगा क्या? ठीक है, 0 से -3 ये रिडक्शन है, ठीक है, और ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में चेंज बताओ कितने का? एवरीबॉडी, ऑक्सीडेशन में चेंज कितने का है बताओ? 2 का, राइट? एवरीबॉडी, दिख रहा है सबको? ऑक्सीडेशन में चेंज 2 का है और रिडक्शन में चेंज 3 का है। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
तो अब इधर क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये तुम्हारा क्या है, 1/2 प्लस 3/2 क्या हो गया बताओ, 2p4 gives 2pH3 प्लस 6NaH2PO2। यानी 2 मोल P4 ने 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो एक ने 3 किए। सेम ही तो आ रहा है। एवरीबॉडी अलग आया क्या, सेम ही आया ना? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है, सेम ही आया ना अपना आंसर, अलग तो नहीं आया। तुमने वो 1/2 वाले में दिक्कत किया था, ठीक है? तुमने 1/P4 को 1/2 लिख दिया होगा। ओके एवरीबॉडी लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। एवरीबॉडी रिटर्न आउट। ओके ओके, सिद्धेश डन, रिटर्न। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट, देखो एन फैक्टर निकालना खत्म हो गया, अब हम कहीं और एन फैक्टर निकालना नहीं सीखने वाले हैं। सो आई होप यू आर गाइस नाउ कंफर्टेबल इन कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर कैलकुलेट करने में सब कंफर्टेबल हो ना? एन फैक्टर वाला कहानी खत्म अब, ठीक है? अब देखो करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास फॉर वेरियस यू कैन से सॉल्ट्स। अच्छा ये आसान काम है, ये कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है, ये तो आपको आना ही चाहिए। जैसे Al2O3 का एन फैक्टर बताओ तो कितना आएगा एवरीबॉडी? एन फैक्टर, सॉरी एन फैक्टर तो निकालना सीख ही गए। इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या आएगा Al2O3 का? इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, मोलर मास बाई 6, यही आएगा ना एवरीबॉडी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू मास ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू मास ऑफ O2 माइनस अपॉन 6। तो ये आएगा मास ऑफ Al3 प्लस अपॉन 3 प्लस मास ऑफ O2 माइनस अपॉन 2। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो मास ऑफ Al3 प्लस अपॉन 3 ये क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 माइनस। इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सॉल्ट is equivalent mass of cation plus equivalent mass of anion. Is that clear? So in this case if we talk about equivalent mass of Al2O3, तो equivalent mass of Al क्या होगा बताओ, Al3 plus का equivalent mass क्या आएगा everybody? equivalent mass of Al3 plus क्या आएगा, 9 आएगा। 9 सब लोग निकाल पा रहे हैं 27/3? everybody 9 सब लोग निकाल पा रहे हैं? say yes or no. okay, और ऑक्सीजन का 8, so it will be 9 plus 8 17। ठीक है एवरीबॉडी, या किसी को इसमें डाउट है?
एवरीबॉडी डन? फिर आगे नीचे स्क्रॉल करें। क्या डाउट है आयुष, बताओ। आयुष टेल मी, क्या डाउट है? लास्ट वाले पार्ट में कौन सी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस एनायन कैसे है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ये डाउट है? उसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस एनायन की साइड में लिखा है कुछ। EAl2O3 इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2O3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3 प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 माइनस, ये कैसे आया, नहीं समझ में आया तुम्हें? Al3 प्लस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? Al3 प्लस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? एल्यूमिनियम का होता है 27, वैलेंसी होता है 3, तो 27/3। ऑक्सीजन का होता है 16, वैलेंसी होता है 2, तो 16/2। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Can I scroll down now? ओके okay. अब जैसे एक जनरल सॉल्ट के लिए हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट अ जनरल सॉल्ट। जैसे अपने पास है एक जनरल सॉल्ट AXBY, राइट? AXBY। तो जब हमको इसको मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? X इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस Y इंटू मोलर मास ऑफ B। ये समझ में आ रहा है? Everybody, is that clear? X into molar mass of A plus Y into molar mass of B. Is that clear or not? It will be X into molar mass of A plus Y into molar mass of B. तो ये तो समझ में आ गई होगी बात कि हमने इस तरह की बात कैसे कर दी। तो जब हम मोलर मास निकालते हैं तो we need these coefficient, right? If we have to calculate the molar masses, then we need these coefficients. Fine. But यदि हमें इसका equivalent mass निकालना है तो do we need these coefficients? देखो तो, divided by XY, तो ये क्या आएगा? मोलर मास ऑफ A अपॉन Y प्लस मोलर मास ऑफ B अपॉन X, यही ना? तो ये आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B। तो जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो हमें इन कोफिशिएंट्स की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? जब हम मोलर मास इक्विवेलेंट मास निकालते हैं देन वी डोंट नीड दिस। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए, बिल्कुल श्रेयस, बात तुम्हारी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स यदि पता है हमें तो हमें इन कोफिशिएंट्स की आवश्यकता नहीं है। डन? ओके, ये लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब उसी तरह से मैं तुमसे यदि पूछूं कि जैसे Li3N है, लिथियम नाइट्राइड, तो निकालो तो इसका इक्विवेलेंट मास। Mg3N2 दूसरा सॉल्ट ये है, इनका इक्विवेलेंट मास निकालिए। Mg3N2 एंड Li3N।
एलआई का मास नंबर क्या होता है एवरीडी? सेवन होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? Li3 का इक्विवेलेंट मास तो देखो 7 है, 7/1, और नाइट्रोजन का क्या आएगा? 14/3। प्रथमेश has given the correct answer. Is that clear? 7 + 14/3 आएगा ना। इस केस में क्या आएगा? 24/2 + 14/3। ये समझ में आ रहा है सबको? ओके, फाइन, राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके, ओके, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमने सीखा कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। इक्विवेलेंट मास निकालना तो आपको आ गया होगा। अब जैसे मान लो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फाइड निकालना है, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे बताओ? कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, चाहे वो MgO हो, Al2O3 हो, कुछ भी हो। अच्छा यहाँ पे बताओ, मान लो तुम्हारे पास एन फैक्टर के हिसाब से, सलोनी हैज अ डाउट कि एन फैक्टर तो रिएक्शन के हिसाब से डिपेंड करती है, तो यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखो Mg+8 में, मतलब +2 चार्ज तो पता ही है ना तुम्हें सलोनी, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही है ना। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइड करके निकाल ही सकते हैं ना, यहाँ तो वेल डिफाइंड है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मेटल ऑक्साइड के लिए क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल +8। ठीक है। मेटल नाइट्राइड के लिए क्या आएगा? नाइट्राइड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस नाइट्रोजन के लिए 14/3। ठीक है। मेटल सल्फेट के लिए क्या आएगा? मेटल सल्फेट के लिए आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 96/2। ठीक है। मेटल फॉस्फेट के लिए क्या आएगा? एवरीबॉडी, मेटल फॉस्फेट के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 95/3। इस तरह से समझ में आ रहा है सबको? मेटल नाइट्रेट के लिए क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 63। ओके। अरे भाई, बहुत लोग को यही नहीं चमका कि ये 8 कैसे। अच्छा, यहाँ पर 8 कैसे आया? कितने लोग को चमका? एवरीबॉडी, ये कितने लोग को चमका कि 8 कैसे लिख दिया मैंने? ठीक है, बहुत सारे लोग ने बहुत सही जवाब दिया है, वेरी गुड। नैनेश ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। ओके, और कितने लोग का अभी चमका ही नहीं है? कितने लोग को अभी चमकने की समस्या आ रही है?
अच्छा एक बात बताओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड का कैसे लिखोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यही ना? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 याद नहीं है तुम्हें? ये तो बोला, ये तो डेफिनेशन था, इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ O2, बहुत सारी चीजें। या फिर तुम O2 माइनस का निकालो ना, 16/280 तो होता है, 16 ग्राम होता है ना O2 माइनस के ऊपर, और चार्ज 2 है तो 16/2 8 होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कटायन प्लस अनायन, तो ये 8 आ गया। इज दैट क्लियर? तो अब ये बता सकते ये 14/3 कहां से है? ये चमक रहा है तुम्हें? एवरीबॉडी, ये 14/3 कैसे आया, समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन N3 माइनस होता है ना, तो उसके ऊपर 14 ग्राम के ऊपर -3 चार्ज है ना, तो इसलिए माइनस क्या कहते हैं उसको यार, 3 का डिवाइड बाई 3 किया है। ठीक है, कोई डाउट है? नाइट्रेट में 62 आएगा क्या, देख लेते हैं। NO3 माइनस है ना 14, हाँ ये 62 आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, रुक जाओ। तो ये तो 14/3 समझ में आया होगा। सल्फेट क्या होता है एवरीबॉडी? SO4 2 माइनस, तो ये क्या आएगा 32 प्लस कितना आएगा बताओ, 32 प्लस कितना 64, तो ये 96/2, समझ में आया? क्योंकि -2 चार्ज होता है ना। उसी तरह फॉस्फेट इज PO4 3 माइनस, ये होता है 31 प्लस 64, 95/3, ये समझ में आ रहा है? और NO3 -62 और चार्ज 1 तो +62, इस तरह से। अभी ये बात सबको चमक रही है कैसे करना है? तो राइट इट डाउन। रिटर्न, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ठीक है सिद्धेश, राइट डाउन। 21/1 कौन सा एग्जाम्पल में 21/1 आएगा सिद्धेश? आयुष बताओ, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? 21/1 किस में बोल रहे हो? Li3n में 21/1 कैसे आ जाएगा यार Li3n में? Li का 7/1 और इसका 14/3, तो ये 7 पॉइंट जो भी आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग, 4.66 नाइट्राइड है यार ये Li3n। दिस इज माय डियर N3 माइनस, दिस इज नॉट नाइट्राइड, दिस इज नाइट्राइड। नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये सब अलग अलग चीजें है ना बालक, समझ में आ रही बात? क्या बोलना चाह रहे हैं बालक? अनम्यूट करके बोलो जो बोलना चाह रहे हो। आयुष, टेल मी व्हाट यू वांट टू से। बोलो, अनम्यूट किया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। अरे यार बोलो तो सही, टाइम पास क्यों कर रहे हो? नहीं बोलोगे? आयुष, क्या डाउट है बोलो, अनम्यूट करो खुद को और बताओ। अरे
आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? एवरीबॉडी कैन यू हियर आयुष वॉइस? आई हैव अलाउड हिम टू अनम्यूट। किसी को आयुष की आवाज आ रही है क्या? देखो किसी को नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ बोलो, अभी आ रही तुम्हारी आवाज। सर, वो LI3 जो है उसका उसका इक्विवेलेंट मास 21/1 रहना चाहिए। कैसे बताओ, कैसे तुम्हें 21/1 लग रहा है? सर LI के 3 मॉलिक्यूल्स है ना। लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एक ही कंसीडर करेंगे या 3 कंसीडर करेंगे? एक कंसिडर करेंगे। हाँ समझ। एक Li3n के लिए निकालोगे तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ना, वो n फैक्टर 3 है, तो एक ही कंसीडर होगा। हाँ जैसे हमने बोला है कि इक्विवेलेंट मास के लिए हमें कोएफिशिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मोलर मास के लिए जरूरत पड़ती है। तो हमने एक फार्मूला ही सीख लिया ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सॉल्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस एनायन। ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। देखो अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसको सॉल्व करो। इफ द इक्विवेलेंट मास of a metal oxide is equal to, let's say, 25, then calculate the equivalent mass of its sulfate second phosphate। ये कर सकते हो ऑलरेडी। यदि मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास 25 है तो मेटल सल्फेट और मेटल फॉस्फेट का निकालना है। वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है नैनेश, सही है तुम्हारा आंसर। सवाल कर दिया मैंने समझा। अरे आयुष, यू आर स्टिल सिंगिंग? ठीक है, सबका आंसर आया क्या? देखो सबसे पहले चीज बताओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ, हाँ 73 आंसर है। देखो मेटल ऑक्साइड का 25 है, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 इज 25, so equivalent mass of metal is how much बताओ? It is 17, right? So you can write 17 plus जैसे 96/2, over here you can write 17 plus 95/3। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? Everybody, is that clear? Please respond in the chat box. आगे बढ़ सकते हैं? ओके अच्छा, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास कोई एक सॉल्ट है, कैन वी से इन अ सॉल्ट number of equivalents of cation should be equal to number of equivalents of anion? ये बात सबको समझ में आ रही है? एक सॉल्ट के अंदर
जितने इक्विवेलेंट्स अनायन के होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स कटायन के भी होने चाहिए। ये बात सबको चमक रही है या नहीं चमक रही है? ये देखो कुछ चीजें तुम खुद भी सोच सकते हो, मैं समझा तो दूंगा, बट क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? ये कैसे हो रहा है टेल यू, इसका कोई इशू नहीं है। I'll give you examples। जैसे MgO, तुम्हारे पास एक MgO सॉल्ट है, ठीक है, ये 24 ग्राम इसके 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका कितने इक्विवेलेंट हुए? देखो 2। Mg का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यही होता है ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है? तो 24 ग्राम इसमें गिवन मास है। NEQ मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। अरे यार ये N और NEQ मतलब अभी तक नहीं समझ में आया? NEQ मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये बात आपको चमक रही है? ओके तो अब जरा ये बात समझने की कोशिश करो कि 24 ग्राम तुम्हारे पास मैग्नीशियम है और 12 ग्राम तो उसका इक्विवेलेंट मास है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपने को 2 मिल रहे हैं, राइट? ऑक्सीजन के केस में 16/2 8 मिल गए। ये बात क्लियर है या नहीं गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आर यू क्लियर ऑन दिस? ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा। हाँ तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर मिले तुम्हें, देखो तो बराबर मिले ना। ऐसे भी समझो ना कि एक तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो बराबर ही होने चाहिए। ओके Al2O3 27 into 2 और इसका 16 into 3, 9 से डिवाइड करो, इधर 8 से डिवाइड करो, कितना आता है? देखो 6 आता है, और इधर कितना आता है? 6 आता है। बराबर आ रहे हैं? तो एक सॉल्ट में जितने इक्विवेलेंट्स कटायन के होंगे उतने ही अनायन के होंगे। ये समझ में आ रही है बात क्यों? अरे देखो रीजन ये है ना कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, तो इसने +6 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने -6 लिए, इसने 6 दिए 6 लिए, तो अब टोटल इक्विवेलेंस मास तो बराबर ही होगा ना। इट इज द मास व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी द मास व्हिच विल बी रिस्पांसिबल इन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उसके उतने ही होंगे ना, क्योंकि ओवरऑल सॉल्ट के ऊपर चार्ज होता नहीं है, ओवरऑल सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। तो एक सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कटायन और अनायन के दे आर ऑलवेज इक्वल। इज दैट क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है या डाउट है? इसको लिख लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। एवरीबॉडी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके क्वेश्चन करो फिर। A metal oxide contains 40% oxygen by mass, hence calculate पहला पॉइंट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, ये बताओ क्या आएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट। ठीक है,
वेरी गुड श्रेयस, तुम्हारा आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। श्रेयस कुलकर्णी हैज आंसर्ड करेक्टली। नहीं आदित्य, गलत है आपका आंसर। पहला तो 12 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 12 राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? बहुत लोगों ने आंसर दिया सही। सुमति, सरायु। फर्स्ट पार्ट इज 12। सेकेंड पार्ट इज 60। वेरी गुड। ओके, सबको आंसर आया? एवरीबॉडी? सिद्धेश अभी भी समस्या में है। थोड़ा सोचो यार, हर चीज का आंसर नहीं दिया जाता है, मतलब थोड़ा दिमाग भी लगाओ। सलोनी, योर आंसर इज फाइन। वेरी गुड। ये तो तुम्हें सोचना है ना कि कैसे करोगे। कंसेप्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू। देखो कितने लोगों ने आंसर किया, बहुत लोगों ने आंसर किया है, सही किया है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो तुम्हें सॉल्व करना है, ये तो क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट थोड़ी है। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में भी आएगा तो उसमें तो सोचना पड़ेगा ना कैसे करना है। ओके सी, तुम्हारे पास एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% मास, जैसे मेटल ऑक्साइड मान लो x ग्राम है, तो 40% यानी 0.4x ऑक्सीजन है और 0.6x मेटल होगा। ये बात सब समझ पा रहे हैं एवरीबॉडी? मान लो मेटल ऑक्साइड का मास x है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 0.4x होगा और मेटल होगा 0.6x। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अब जरा सोचो, हमने क्या सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं कैटायन और एनायन के। तो भी अब ये देखो, कट अनायन के लिए हो जाएगा दिस मच अपॉन 8 और इसके लिए हो जाएगा दिस मच अपॉन ई। एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिला तुम्हें? 8 इंटू 0.6 अपॉन 0.4 यानी 8 इंटू 1.5, 12 आया राइट। इक्विवेलेंट मास मेटल का कितना आया एवरीबॉडी? 12 आया। तो इक्विवेलेंट मास मेटल सल्फेट का क्या आएगा? 12 प्लस 96/2, 60 आएगा। Is that clear or not?
Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. ओके, रिटर्न अब इसको लिख लो फिर. Everybody done? ओके, फाइन. तो देखो अभी ये, आई होप आपको थोड़ा इक्विवेलेंट पे होल्ड आया होगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है. नॉर्मेलिटी इज सिंपली नॉर्मलाइज्ड मोलैरिटी. लास्ट स्लाइड. ओके, ठीक है, डायग्राम. रिटर्न सार्थक. सार्थक रिटर्न. देखो नॉर्मेलिटी चालू करते हैं. मोलैरिटी याद है, मोलैरिटी हमने पढ़ा था. मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, राइट. तो नॉर्मेलिटी होता है क्या? इट इज डिफाइंड एज the number of equivalents as the number of equivalents of solute, number of equivalents of solute dissolved per liter of solution. ठीक है. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? n आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिवाइड करेंगे अपन वॉल्यूम से, देन वी विल बी गेटिंग नॉर्मेलिटी. फाइन. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये बात आप समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम हमने कैसे लिख दिया. okay. तो अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम, राइट. इट कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम. अब देखो क्या आ जाएगा, n फैक्टर इनटू n बाय v. n फैक्टर इनटू n बाय v. अब n बाय v क्या होता है एवरीबॉडी? इट इज मोलैरिटी. तो अपना नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? इट विल बी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. यहां तक किसी को दिक्कत है? एवरीबॉडी यहां तक बात समझ में आ रही है? Everybody, is it clear? ओके. अब ये बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? एवरीबॉडी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं? एवरीबॉडी, इज इट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी और अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम चेंज होता है. तो तुम्हें लगता है कि कुछ खास अलग है? ये मोलैरिटी ही है, बस उसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये मोलैरिटी ही है, बस उसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. ठीक है. अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मोलर H2SO4 है. ठीक है. तो उसका नॉर्मेलिटी क्या आएगा? 1 इसका मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 2. तो 2 नॉर्मल बोलेंगे उसको. 2 नॉर्मल का मतलब क्या है? 2H प्लस देगा, यही मतलब है ना एवरीबॉडी. इसका एक जो है, अरे यार ये कैसा सवाल हो गया? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, n फैक्टर का तो डिफरेंस है ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? n फैक्टर का डिफरेंस तो है ही ना.
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एन फैक्टर का तो अंतर है ना। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, सारे इंसान हैं, ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स, बट सब क्या एग्जाम में सेम स्कोर करते हैं? एवरीबॉडी सब सेम स्कोर करते हैं क्या एग्जाम में? तो अलग अलग स्कोर करते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक एन फैक्टर होता है ना, और वो एन फैक्टर के हिसाब से उसका नॉर्मलाइज मोलैरिटी नॉर्मैलिटी डिफाइन होता है। इज दैट क्लियर? राइट डाउन एवरीबॉडी। Written everyone? Everybody written or not? Please respond in the chat box. यहाँ पे n फैक्टर 2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे n फैक्टर 2 है, ठीक है? यहाँ पे n फैक्टर 2 है। ओके, तो अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो तुमको ये बोला गया कैलकुलेट, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by dissolving let's say 30, so let's say 48 49 gram H2SO4 in 1 liter water, ठीक है? तो अब देखो दो तरीका है। पहला मेथड तो ये, तुम इसका मोलैरिटी निकालो, तो 1/2 मोल होगा और 1 लीटर है तो मोलैरिटी 1/2 है। वैसे नॉर्मैलिटी निकालोगे 1/2 into 2 तो तुम्हें 1 आ जाए, ये तो आसान, 1 मोलर ऐसे निकले, 1 नॉर्मल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, एन फैक्टर 2 है तो 1 हो गया, और वॉल्यूम 1 है तो नॉर्मैलिटी 1 हुआ, ठीक है? और इसका यूनिट होता है एन, ठीक है? यूनिट है नॉर्मैलिटी का एन, ठीक है एवरीबॉडी? तो देखो आज जो है हमने क्या किया है, आज हमने एन फैक्टर खत्म किया है और हमने नॉर्मैलिटी का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है? आज हमने एन फैक्टर खत्म किया है और हमने नॉर्मैलिटी का इंट्रोडक्शन देखा है। नॉर्मैलिटी वैसे थ्योरेटिकली हो गया है, नॉर्मैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हमें कुछ, ठीक है एवरीबॉडी? हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस देखेंगे और उसके बाद टाइट्रेशन चालू करेंगे। तो होमवर्क देखो क्या है, होमवर्क तो अभी इसमें एक्सरसाइज 1 से ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर कहां तक? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 तक। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 32, 1 से 32, ठीक है? होमवर्क है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 32, ठीक है एवरीबॉडी? तो आज के क्लास में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आज की क्लास में किसी को कुछ और डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो? ठीक है, तो होमवर्क आपको पता चल गया ना? एक्सरसाइज 1 से लेकर के कहां तक एवरीबॉडी? एक्सरसाइज 1 से लेके कहां तक? 32 तक, ठीक है? हाँ बोलो सिद्धेश, क्या डाउट है तुम्हारा? बोलो, you can write that in the chat box or you want to speak up. Siddesh, do you want to speak up or you want to write in the chat box?
और ऊपर और ऊपर आदित्य, एक्चुअली लास्ट वाले पार्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट मास देखो ना, इक्विवेलेंट मास देखो ना, इसका क्या है? अरे इक्विवेलेंट मास H2SO4 का क्या होता है? रुक जाओ आदित्य, आज क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 49 होगा ना आदित्य? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 98/2 49। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे बताओ? 49/49 1। ये समझ में आया? वैसे निकाला, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर कर सकते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है ना गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, 2 स्लाइड्स बैक, ये पहला स्लाइड, यहां पे पहुंचू मैं। सिद्धेश यहाँ पे, एक काम करो तुम, डाउट व्हाट्सएप पे भेज देना, आई टेल यू, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे। ठीक है, फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ये बोल रहे हो क्या सिद्धेश? इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है भैया उसमें, बताओ तो सही। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना तुम, ठीक है, तुम्हारा क्या आंसर है? फाइन, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, भेजना व्हाट्सएप।